everyone. In this session यहाँ पे साउंड के वो यहाँ तो लेट्स स्टार्ट अवर। सबसे पहले बात करते हैं हम साउंड की। व्हाट इज अ साउंड? साउंड क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट travels इन फॉर्म ऑफ वेव्स। साउंड क्या एक तरह की एनर्जी ही है जो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है। बात ये कैसी वेव होती है? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? वो वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम की जरूरत। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है दैट वेव which needs medium travel। साउंड वेव है वो मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर। और ये क्या होती है? साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। इसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल नेचर। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन कह लो या फिर वाइब्रेशन या फिर वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल are along the direction of wave propagation। तो समझते हैं। जैसे जो वेव होती है, बेसिकली वेव क्या होती है? इट इज अ डिस्टर्बेंस जो ट्रैवल करती है। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल। अब जैसे मान लो वेव जो है आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियम के पार्टिकल्स है, जिनमें ये पहले ऐसे पड़े थे, मीडियम के पार्टिकल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या करेंगे? वाइब्रेशंस करना शुरू करेंगे। इनमें डिस्टरबेंस क्रिएट हो चुकी है। ये जो पार्टिकल है, जब ये ऐसे वाइब्रेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल करी, अगर आगे की तरफ वेव जा रही है तो पार्टिकल्स की ऑसिलेशन इस तरह होंगी, आगे की ऐसे वाइब्रेट करेगा, ऐसे आगे की तरफ ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेशंस आ रही है उसमें। तो ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो जो वेव होती है, बेसिकली वो हम क्या पढ़ते हैं? वेव को क्या कंसीडर किया जाता है कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है मीडियम के पार्टिकल्स में, वो डिस्टर्बेंस ट्रांसफर हो रही है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल। तो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है, उसी को हम वेव बोलते हैं। अब जैसे ये मैंने पार्टिकल्स मीडियम के शो कर, मान लो वेव आगे की तरफ जा रही है, अगर इस पार्टिकल की वाइब्रेशंस जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव हो रही हैं, ठीक है। जैसे वेव ऐसे जा रही है, पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं इसी डायरेक्शन, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला। तो जो साउंड होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। अगर इसका कंपैरिजन करें, जो हमें पता है जो लाइट है वो भी क्या होती है? वेव ही होती है। बट ये कैसी वेव होती है? लाइट वेव जो होती है दैट इज अ नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब क्या होता है? दैट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रैवल। इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा, ये वेव कैसी होती है? दिस इज द ट्रांसवर्स वेव। का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये वेव आगे की तरफ जा रही है, हम वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, साइन और कोसाइन फॉर्म, ये क्या है? ऑसिलेशंस को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अगर वेव आगे की तरफ जा रही है एक्स डायरेक्शन में,
तो ये जो पार्टिकल है इसकी ऑसिलेशंस कैसे हो रही है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। जो पार्टिकल है दैट विल oscillate in the direction perpendicular to direction of propagation, कि जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इन पार्टिकल्स की ऑसिलेशंस देखने को। जैसे ये पार्टिकल है, ये कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, डिस्टर्बेंस ही हो रही है ना, ये ऐसे गया तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रही है, ये पार्टिकल ऐसे गया, ठीक है, ऐसे गया फिर वापस गया, मतलब वेव ऐसे जा रही है और पार्टिकल कैसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ। तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। तो जो लाइट वेव होती है ना वो ट्रांसवर्स होती है, साउंड वेव जो होती है दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो साउंड वेव है वो ट्रेवल कैसे करती है, ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव। तो जो साउंड वेव है दैट इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्या बनते हैं, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन्स बनते हैं। When the sound wave travel, there is formation of compression and रेयरफेक्शन रीजन। अब इनका मतलब क्या होता है, इनको समझते हैं। कंप्रेशन जो होता है वो रीजन होता है, कंप्रेशन रीजन it is the region where the density of particle is more। या फिर कह सकते हैं here the particles of the medium are close to each other। तो एक दूसरे के वो नजदीक होते हैं, यानी कि पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा मिलेगी इस रीजन में। डेंसिटी ज्यादा है तो प्रेशर भी इस रीजन में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। कंप्रेशन रीजन में क्या होगा, जो प्रेशर है वो ज्यादा मिलेगा, प्रेशर इज हाई। अब अगर बात करें रेयरफेक्शन रीजन की, वो क्या रीजन होता है हमारे पास, द रीजन where particles of medium are far away from each other, एक दूसरे से दूर होते हैं पार्टिकल। here जो डेंसिटी होगी वो कम होगी क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है यहाँ पे, तो डेंसिटी इज लेस। डेंसिटी लेस है, प्रेशर भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा यहाँ पे। अब इसको समझते हैं कि जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कैसे कर रही है, क्या मतलब है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या है, मीडियम एयर है, एयर में क्या प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट। जैसे ये पार्टिकल्स ले लो, ये सारे अपनी पोजीशंस पे थे पहले। अब जैसे मैं बात कर रही हूँ क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो गई इन इसकी पोजीशन में, ये अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब होके इस तरफ आ गया, ठीक है, इसने इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, और ये इसने इस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की, इसने इस पे डिस्टर्बेंस क्रिएट की। तो ये सारे क्या है, इनमें डिस्टर्बेंस आ गई, तो ये जो है एक दूसरे के साथ ऐसे रीजन बना देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रीजन। क्योंकि डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे था, ये ऐसे गया, इसने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये ऐसे गया, मतलब ये पार्टिकल्स इतना छोटा सा रीजन क्रिएट करते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो कंप्रेशन रीजन जो है वो क्रिएट होता है।
तो अब क्या हुआ, अब पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आने की कोशिश करेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो पहले इस तरफ डिस्प्लेस हुआ था ये अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, ये ऐसे चला गया, पहले ये ऐसे हुआ, ये ऐसे आ गया, तो ये वाला पार्टिकल भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा, आगे वाला भी, ये वाला पार्टिकल डिस्टर्बेंस इसको दे देगा, तो ये जो जिसमें पहले कंप्रेशन रीजन बन रहा था वहां पे अब क्या आ जाएगा, रेयरफेक्शन रीजन। ये पार्टिकल्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएंगे, जब वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएंगे तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और ये वाला जो पार्टिकल जब डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से साउंड वेव ट्रेवल करती है। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझे, और एग्जांपल से, जैसे मेरे पास क्या है, स्प्रिंग की कॉइल है, स्प्रिंग सबने देखा है, यहाँ पे ले लेते हैं कि ये जो कॉइल्स है ये वाली बहुत नजदीक नजदीक है, फिर कॉइल्स ऐसे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइल्स नजदीक है तो ये क्या रीजन बन रहा है, कंप्रेशन रीजन, ये नजदीक है पार्टिकल्स। अब जब इसको ये क्या करेंगी, कॉइल्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जब वापस आने की कोशिश करेंगी तो ये कॉइल्स क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, these coils move away from each other, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीजन बन जाएगा फिर, रेयरफेक्शन, और ये वाले जो है ये आगे वाली कॉइल को डिस्टर्ब करेंगी, तो आगे वाली कॉइल में क्या होगा, कंप्रेशन रीजन क्रिएट होगा, जैसे ये दूर दूर हो गई और यहाँ पे कंप्रेशन रीजन क्रिएट हो गया। तो इस तरह से ही साउंड वेव ट्रैवल करती है कि कंप्रेशन रीजन बनते हैं, रेयरफेक्शन रीजन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेवलेंथ की। वेवलेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन या फिर कंप्रेशन में, द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन रीजन, दो रेयरफेक्शन रीजन के बीच का डिस्टेंस या फिर दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेवलेंथ, इज नाउन एज वेवलेंथ, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, और एक टर्म पढ़नी है टाइम पीरियड, देन एम्पलीट्यूड, ये वेव की टर्म्स बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, पर सेकेंड कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं या पर सेकेंड कितनी वाइब्रेशंस हो रही है पार्टिकल में, तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड, इसकी यूनिट्स हमारे पास होती है हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि कितना टाइम लग रहा है कंप्रेशन या रेयरफेक्ट रीजन को एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने के, ठीक है। द टाइम क्रॉस फिक्स्ड पॉइंट टेकन बाय कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन रीजन, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम कितनी डिस्टर्बेंस हुई उस पार्टिकल में, ठीक है। जैसे ये पार्टिकल है मीन पोजीशन पे है, ये मीन पोजीशन पे था, अब इसमें जब डिस्टरबेंस हुई, ये कितना एम्पलीट्यूड है इसका, कितनी ये डिस्टरबेंस मैक्सिमम हो सकती है जिसके बाद ये फिर से नीचे आएगा, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टरबेंस होती है मीन पोजीशन से उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड की। जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली उसको 340 मीटर पर सेकेंड निकालते हैं क्या फॉर्मूला। तो ये 340 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है एयर में, जो साउंड वेव होती है। बट जैसे ही मीडियम चेंज होता है, व्हेन मीडियम चेंजेस इट्स स्पीड आल्सो चेंजेस। कि हमें पता है जब मीडियम चेंज होता है तो जो हमें रिलेशन पता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। ठीक है, ये जो स्पीड है और ये वेवलेंथ है, ये मीडियम के चेंज होने से क्या होते हैं? चेंज हो जाते, चेंज व्हेन देयर इज चेंज इन मीडियम। और मीडियम के चेंज होने से जो फ्रीक्वेंसी होता है वो चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। आप मीडियम चेंज कर दो फ्रीक्वेंसी सेम मिलेगी आप। अब जैसे मान लो साउंड वेव ट्रैवल कर रही है वाटर में, तो अगर वाटर में बात करें तो ये जो स्पीड होती है वाटर में इसकी अप्रोक्सीमेटली इतनी आती है। अब वाटर क्या है, मीडियम चेंज कर दिया, एयर से वाटर में आ गई है तो स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो कितनी बढ़ जाती है? इतनी हो जाती है। कुछ नोटेशंस में यूज किया जाता है कि ये 1420 मीटर पर सेकेंड होती है, 1400 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो वाटर में इसकी स्पीड होती है दैट इज 1440 मीटर पर। ठीक है, तो जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो स्पीड जो है वो साउंड की क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि वाटर में इसकी स्पीड क्या है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द। के बाद एक पॉइंट नोट करना है कि जो स्पीड होती है साउंड की, स्पीड ऑफ साउंड, ये मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है गैसेस स्टेट में। ये बात ध्यान में रखनी है। जब सॉलिड से ट्रैवल करेगी इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, गैसेस स्टेट में क्या होगी? इसकी मिनिमम। दूसरी बात, जो स्पीड ऑफ साउंड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन प्रेशर। बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड हम कैसे फाइंड करते हैं? हमारे पास ये रिलेशन होता है, यहाँ पे गामा की वैल्यू एयर के लिए हम फिल करते हैं 1.44, पी प्रेशर हो गया और डेंसिटी हो गई हमारी मीडियम की, इज द डेंसिटी मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो जब हम वेरिएशन देखते हैं, ठीक है, पी और रो ये क्या होते हैं? गामा तो फिक्स है, डेंसिटी भी फिक्स है, प्रेशर को अगर चेंज भी कर देते हैं तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो होती है ये इंडिपेंडेंट होती है। कैसे इंडिपेंडेंट होती है? तो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है? बॉयल्स लॉ होता है एक, इसके अकॉर्डिंग हमारी पी जो है इनवर्सली 1/v के साथ वेरी कर रही है, पी वी इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ से ये बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ, क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ गया? मास अपॉन डेंसिटी, कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रेशर ओवर डेंसिटी की रेशो क्या मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। अब ये भी प्रेशर है, ये भी डेंसिटी है, तो ये रेशो फिक्स हो गई और गामा भी फिक्स है। तो जो स्पीड होती है साउंड की वो इंडिपेंडेंट होती है अगर प्रेशर को चेंज कर दे। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ। अब जैसे हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी, हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है साउंड को सुनने की, जो साउंड हमें सुनाई देता है वो किस रेंज का सुनाई देता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इस फ्रिक्वेंसी के रेंज के जो साउंड है वो हमें सुनाई देते हैं, ह्यूमन ईयर इनको रिस्पॉन्स करता है। अगर फ्रिक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज है साउंड की, उन वेव्स को बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। और अगर फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज है
उनको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अब जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो ना तो इंफ्रासोनिक साउंड को रिस्पॉन्स करता है ना फिर अल्ट्रासोनिक साउंड को रिस्पॉन्स, ठीक है। इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो मेनली जो है एनिमल्स, जैसे हमारे एलिफेंट हो गया, ये इनको इंफ्रासोनिक साउंड सुनाई देती है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स क्या होती हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इन वेव्स की, तो हमारा जो ह्यूमन ईयर है इनको रिस्पॉन्स नहीं करता। बट कौन यूज करता है इनको, जैसे हमारे बैट्स, एनिमल्स है जो बैट्स हो गए, डॉल्फिन हो गए, ठीक है, ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, इनको यूज करते हैं। ये हमें सुनाई नहीं देती बट ये एनिमल्स को सुनाई देती। अब हम बात करते हैं इको की। इको क्या होता है, जैसे हम किसी हिली एरिया में जाते हैं, ठीक है, हिली एरिया में जाते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो वही साउंड हमें वापस सुनाई देती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, को हम क्या बोल रहे हैं, इको। जैसे मान लो पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ने यहाँ पे कुछ बोला, साउंड वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, यहाँ आगे क्या है, ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये साउंड वेव क्या होगी, आगे जाएगी ऐसे, यहाँ से स्ट्राइक होके वापस इसकी तरफ आएगी, तो ये क्या हो रहा है, स्ट्राइक होके वापस आ रही है, दैट मीन्स ये क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव को हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। अब कुछ कंडीशंस होती हैं, इको जो है हर जगह नहीं होती। अब जैसे हम रूम में बैठे हैं, हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल तो है ना, तो वॉल से रिफ्लेक्ट होके हमें इको क्यों नहीं सुनाई देती, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें जो इको है वो हमें अच्छे से सुनाई देती है। अब हम कंडीशंस की बात कर लेते हैं, कौन सी कंडीशंस है, कंडीशंस हियर डिस्टिंक्ट इको। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ रूम में क्या है, वॉल है, दूर है, तो यहाँ पे मुझे इको नहीं सुनाई दे रही है, मुझे वापस से साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही मेरे पास ताकि मुझे इको सुनाई दे। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है जिससे रिफ्लेक्ट हो रही है साउंड वेव, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्स्टेकल इज मस्ट बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो जितनी वेवलेंथ है साउंड वेव की, उससे ज्यादा जो है साइज होना चाहिए ऑब्स्टेकल का, बड़े साइज की होनी चाहिए, तभी रिफ्लेक्शन जो है साउंड वेव की हो सकती है। दूसरी कंडीशन, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव शुड बी सफिशिएंट। अब जैसे आप जाते हो, आप बोलते हो, बहुत स्लोली बोलते हो कोई भी वर्ड, तो वो साउंड वेव प्रॉपर ट्रैवल ही नहीं कर पाएगी, ऑब्स्टेकल के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। बट जैसे ही आप लाउड बोलते हो, आज जो साउंड वेव है वो ट्रैवल करके क्या करती है, ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक होती है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो जो साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि जो रिफ्लेक्शन है साउंड वेव की हो सके। अगर कम आवाज में बोलेंगे, ठीक है, इंटेंसिटी कम होगी साउंड वेव की, तो वो रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि वो उस ऑब्स्टेकल तक पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर इंटेंसिटी साउंड वेव की ज्यादा है, हम ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, तो वो साउंड वेव ट्रैवल करके क्या होगी, ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और हमें इको मिलेगी, ठीक है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल वेव, original sound wave and reflected sound wave कितना होना चाहिए इनके बीच का डिफरेंस, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.1 सेकेंड। अब जैसे साउंड वेव इस तरफ जा रही है ऐसे, यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, मान लो ये वेव इस तरफ गई, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनल वेव, यहाँ से स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट होके ये इस तरफ आ रही है। अब आप यहाँ पे खड़े हो,
आपने बोला कुछ, ये वेव ऐसे ट्रेवल करते गई यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके वापस आपकी तरफ आ रही है। तो ये जो ओरिजिनल वेव है और जो रिफ्लेक्टेड वेव है, दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड या इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, कि अगर ओरिजिनल वेव ऐसे गई है तो 0.1 सेकेंड के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्टेड वेव आपके पास पहुंचनी चाहिए 0.1 सेकेंड या उससे ज्यादा टाइम के बाद। इतना टाइम डिफरेंस होना चाहिए, तभी जो इको है वो डिस्टिंक्टली सुनाई देगी। ठीक है, तभी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी टाइम डिफरेंस की, तभी हमें क्या होगा, डिस्टिंक्ट इको जो है वो सुनाई देगी। अगर टाइम डिफरेंस 0.1 सेकेंड से कम है फिर क्या होगा, इफ टाइम डिफरेंस इज लेस देन 0.1 सेकेंड, तो जो वेव्स है, जैसे ये वेव ऐसे गई, अभी वो जो रीजनल साउंड वेव है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो दोनों के बीच का अगर टाइम डिफरेंस कम है तो दोनों की आपस में क्या होगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, वेव्स ओवरलैप कर जाएंगी और हमें जो है डिस्टिंक्ट इको सुनाई ही नहीं देगी। वी कांट हियर डिस्टिंक्ट इको, कुछ भी ऑडिबल नहीं होगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नाउन एज रिवर्बेशन। इसको रेवोल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, जो टाइम डिफरेंस है 0.1 सेकेंड से कम हो गया, तो जो डिस्टिंक्ट इको है वो सुनाई नहीं देगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कि रिफ्लेक्ट और जो ओरिजिनल वेव है वो ओवरलैप कर जाएंगी और हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा, डिस्टिंक्ट इको सुनाई ही नहीं देगी, इसको रिवर्बेशन बोला। अब अगर हम बात करें कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको सुनने के लिए, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स टू hear the distinct echo। अगर हमें डिस्टिंक्ट इको सुनाई नहीं है, ठीक है, कि हाँ मुझे डिस्टिंक्ट इको चाहिए, तो जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए ऑब्स्टेकल से, मिनिमम डिस्टेंस। जैसे मान लो ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ये कुछ बोल रहा है, साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करके यहाँ तक गई, अब ये वाला डिस्टेंस जो है ये कितना होना चाहिए वो हमें देखना है। ठीक है, अब हमें पता है जो मिनिमम टाइम है डिस्टिंक्ट इको सुनने के लिए वो 0.1 सेकेंड है। अब ये जो वेव है पहले ऐसे जाएगी, डी डिस्टेंस कवर करेगी, फिर रिफ्लेक्ट होके वापस ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो डी डिस्टेंस उसने फिर से ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 2d। और जो एयर में स्पीड हमें पता है कितनी होती है, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड साउंड की, तो यहाँ से स्पीड जो होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैल्यूज फिल कर देते हैं। स्पीड कितनी है 340, डिस्टेंस कितना कवर किया 2d, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से हम मिनिमम डिस्टेंस जो है वो निकाल सकते हैं कि कितना होना चाहिए, ये 2d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1, डिस्टेंस यहाँ से कितना आया 340 अपॉन 2, ये डेसिमल हटा दिया, तो ये मिला मुझे 17, यानी कि जो ऑब्स्टेकल है वो 17 मीटर तो दूर होना ही चाहिए, तभी हमें डिस्टिंक्ट इको जो है वो सुनने को मिल सकती है। यहाँ पे टाइम पीरियड 0.1 मिनिमम 0.1 सेकेंड है ना, वो 0.1 सेकेंड से ज्यादा टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू है, कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्स्टेकल का, ताकि हमें डिस्टिंक्ट इको जो है वो सुनाई दे। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स, इसकी एप्लीकेशन क्या है, पढ़ क्यों रहे हैं, ये कहाँ पे यूज हो, एप्लीकेशन ऑफ इको। एक तो ये यूज होती है सोनार में। सोनार क्या होता है, दैट इज साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जैसे जो बोट्स और शिप्स ट्रेवल करती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, एक ट्रांसमीटर लगा होता है। बोट्स और शिप्स जो पानी के अंदर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, उन्होंने मान लो फाइंड करना है कि आगे कोई रुकावट तो नहीं है उनके रास्ते में, ठीक है, कि जिस वे में वो जा रहे हैं आगे कोई उनको कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं मिलेगा, तो वो कैसे डिटेक्ट करते हैं, यूजिंग द सोनार। इसमें सोनार में एक ट्रांसमीटर होता है,
तो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है साउंड वेव्स को। अब जब साउंड वेव्स ट्रांसमिट हो जाएंगी, वो ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक करेंगी, वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। ठीक है, द वेव्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। ठीक है, एंड दीज आर डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। डिटेक्टर भी प्रेजेंट होता है, ट्रांसमीटर भी प्रेजेंट होता है सोनार सिस्टम में। ठीक है, तो डिटेक्टर क्या करता है फिर, देन जो डिटेक्टर है कन्वर्ट्स दीज वेव्स, जो रिफ्लेक्ट होके उसके पास वापस आई हैं, उन वेव्स को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फिर इन सिग्नल्स को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। डिस्टेंस कैलकुलेट करके हमें पता चल जाता है कि कितना दूर है ऑब्स्टेकल। तो इस तरह से साउंड सोनार जो है वो ट्रैवल काम करता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ई। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स जो सेंड की जाती है वो कौन सी वेव्स होती है, हेयर अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज। तो ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करता है ना साउंड वेव्स, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं ऑब्स्टेकल के साथ स्ट्राइक होके जब वापस आती हैं, डिटेक्टर इन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये सिग्नल जो इंटरप्रेट किए जाते हैं बाद में, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो ऑब्स्टेकल अगर रास्ते में है तो वो कितनी दूर है। तो इस तरह से ये जो सोनार है ये इको की एप्लीकेशन है। ठीक है, और क्या एग्जाम्पल हो सकती है, वैसे तो नेचर में एग्जाम्पल है बैट्स, डॉल्फिन्स, ये भी जो है इको की एप्लीकेशन पे ही काम करते हैं। कैसे, जो बैट्स और डॉल्फिन्स है ये अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जो बैट्स है उनको दिखाई नहीं देता, तो फिर वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, कैसे मूव करते हैं, वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ये कौन सी साउंड वेव्स होती है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो अगर उनको देखना है कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं आगे कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं है, वो वेव्स जो होती हैं वो वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस बैट्स के पास आती हैं। फिर वो इंटरप्रेट करते हैं खुद से कि हाँ ये जो डिस्टेंस है ऑब्स्टेकल का कितनी दूर है। ठीक है, ऑब्स्टेकल अगर आ रहा है वो किस डिस्टेंस पे पड़ा है। तो ये जो है बैट्स और डॉल्फिन्स भी ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द इको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हम दो साउंड वेव्स को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ways to distinguish two sound waves। अब अगर कोई दो साउंड वेव्स है उसको हमें डिस्टिंग्विश करना है, तो किस कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। सबसे पहले बात आती है लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है कि जैसे मान लो कोई दो साउंड वेव्स है। ठीक है, टू साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेम सोर्स बट ऑफ डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल का मतलब क्या है, उनकी लाउडनेस डिफरेंट आ रही है बट ऑफ डिफरेंट लेवल। They can be distinguished on the basis of loudness। लाउडनेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको साउंड्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, जो लाउडनेस होती है वो किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी देख रही हूँ, डिपेंडेंसी कि कोई साउंड कितना लाउड है, वो डिपेंडेंसी होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। बेसिकली लाउडनेस एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ वेरी करता है। एम्पलीट्यूड क्या था कि पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है,
डिस्टर्ब्ड होने के बाद, तो लाउडनेस उतनी ही ज्यादा मिलेगी। दूसरा केस कि जो लाउडनेस है वो इनवर्सली वेरी कर रहा है डिस्टेंस ऑफ सोर्स, कि सोर्स कितनी दूर है, ठीक है, तो डिस्टेंस स्क्वायर के साथ वेरी कर रहा है इनवर्सली। यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सोर्स, जितना सोर्स से डिस्टेंस ज्यादा होगा लाउडनेस क्या होगी, कम होगी, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर डिस्टेंस कम है तो लाउडनेस ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से लाउडनेस जो है वो वेरी करती है डिफरेंट। तीसरा जो लाउडनेस है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। कैसे, मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो ये मेरे पास बड़ा सा बोर्ड है, अब मैं इसको टैप करूं यहाँ पे, जब मैंने टैप किया तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। इसके कंपैरिजन में मेरे पास यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड छोटा सा कार्डबोर्ड है, इसको मैं टैप करूंगी तो साउंड प्रोड्यूस होगी, तो सबसे ज्यादा साउंड इसमें सुनाई देगा, लाउडनेस इसमें सुनाई देगी ज्यादा, है ना, क्योंकि सरफेस एरिया इसका क्या है, ज्यादा है। सरफेस एरिया जहाँ पे ज्यादा होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करें, लाउडनेस को हम मेजर करते हैं डेसिबल में, डेबी। जो सबसे फेंट साउंड है, फेंट मतलब वीक साउंड है, वो क्या है, पिन ड्रॉप। जैसे ही पिन एक जो है वो नीचे ड्रॉप कर रही है, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी लाउडनेस को क्या माना गया है, 0 डेसिबल, 0 डेसिबल है वो, ठीक है, लाउडनेस, ठीक है। अगर हम आपस में भी बात कर रहे हैं, वो कितनी मिलती है रेंज, दैट इज 50 डेसिबल। ये पर्सन टू पर्सन पर वेरी कर सकता है, ये हर पर्सन की जो बोलने साउंड वेव प्रोड्यूस करेगा हर पर्सन वो डिफरेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब जो नॉइज होती है वो कब आती है, जब 120 डेसिबल इस यहाँ तक वैल्यू मिल पहुंच जाए लाउडनेस की, ठीक है, 120 डेसिबल तक पहुंच गई, इससे ज्यादा होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइस। कि अगर लाउडनेस जो है 120 डेसिबल है, ठीक है, इससे ज्यादा या 120 डेसिबल तो नॉइस कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पिच। पिच जो होती है वो क्या होती है, जैसे हमें दो साउंड वेव्स कैन बी distinguished on the basis of frequency। फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे भी हम दो साउंड वेव्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उसी को पिच बोला जाता है, ठीक है। अगर फ्रिक्वेंसी किसी साउंड वेव की ज्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज्यादा है तो मतलब वो क्या है, साउंड की हाई पिच है। अगर फ्रिक्वेंसी साउंड वेव की कम है तो वो साउंड वेव कैसी होगी, लो पिच साउंड होगी। जैसे अभी एक मैन है एक वुमेन है, दोनों बोल रहे हैं, दोनों की हमें जो साउंड सुनाई देगी वो डिफरेंट होगी, तो वो डिस्टिंग्विश हम कैसे देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो पर्सन एक मेल बात करेगा वो क्या है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है साउंड वेव की, जब वो बोल रहा है वेव प्रोड्यूस होती है, वो जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती है, वो लो पिच साउंड होती है, ठीक है। तो इसको जैसे बोलते हैं कि हाँ ग्रेव मिल रहा है, बेस मिल रहा है हमें, ठीक है। और जो हाई पिच का मतलब क्या है, जैसे एक वुमेन बात कर रही है तो उसकी जो साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है तो वो हाई फ्रिक्वेंसी की, वो हाई पिच साउंड होती है। हाई पिच साउंड से हमें कैसी वॉइस सुनाई देती है, श्रिलनेस हमें सुनाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है पिच की हेल्प से दो वेव्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दैट इज क्वालिटी। अब जैसे मान लो एक गिटार बजा रहा है पर्सन, एक पर्सन ड्रम बजा रहा है, आप बिना देखे बता सकते हो कि हाँ ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ये गिटार की है, ये वाली साउंड ड्रम की है, सुनने से पता चलता है, बिना देखे आपने जज कर लिया। तो वो किस बेसिस पे आपने डिस्टिंग्विश किया, क्वालिटी के बेसिस, यानी कि टू साउंड्स
विच आर ऑफ सेम लाउडनेस, दोनों की लाउडनेस क्या है, सेम है, सेम उनकी पिच है, ठीक है। दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, कि दो इंस्ट्रूमेंट है डिफरेंट, दोनों पर्सन जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एक मान लो गिटार बजा रहा है, एक ड्रम बजा रहा है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है, सेम ही पिच की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो हमें फिर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम इन दोनों साउंड्स में कि हाँ ये साउंड जो है वो गिटार की है, ये साउंड ड्रम की है। तो वो कैसे डिस्टिंग्विश होता है, क्वालिटी के बेसिस पे जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाता है।